गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं खुर्ज फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 10th क्लास की NCERT बेस्ड साइंस कवर करा रहा हूं। साइंस में हमारा चल रहा है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में जो है पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और आज दूसरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, यह है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है एसिड। एसिड क्या होते हैं अर्थात अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अम्ल की अगर डेफिनेशन देखें तो वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वह यौगिक जो हाइड्रोजन आयन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं या प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है बच्चों, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल आपने देखा होगा, अम्ल के बारे में अगर और भी जानकारी प्राप्त करें तो ये नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर होता है एक लिटमस पेपर, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, देखते हैं कि अगर कोई लिटमस पेपर है नीले रंग का है, अगर उस पर अम्ल डाल दिया जाए तो वह लाल कलर का हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का हो जाएगा। अर्थात कहते हैं हम कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और अगर इनकी बात करें तो इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान ये 7 से कम होता है। वह यौगिक जो अम्लीय होते हैं उनका सभी का पीएच मान 7 से कम होता है। और आपने सुना होगा पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, पीएच मान को अगर हम देखते हैं तो इसका स्केल 1 से 14 तक होता है। ठीक है बच्चों, 1 से 14 तक शुरू होता है। तो जिसका ये होगा मान लो 7 है, ठीक है। वह पदार्थ यानी कि वह यौगिक जिसका मान 1 के आसपास में होगा वह अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा। और वह पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के नजदीक होगा वह कम अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान जो है 1 है और कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान है 5, तो अगर हम देखें कौन सा पदार्थ अधिक अम्लीय है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 जिसका पीएच मान है वो अधिक अम्लीय है और जिसका पीएच मान 5 है वो कम अम्लीय है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो पीएच मान तो 7 से कम होगा और जो गंध होती है, स्मेल जो होती है उसकी तीक्ष्ण होती है। अर्थात कह सकते हैं कि अम्लीय पदार्थों की तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। ठीक है, तेजाब हो देखा होगा आपने, तेजाब एसिड होता है तो उसकी गंध देखी होगी आपने, बहुत तेज होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अम्ल जो होते हैं, अम्ल की अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण हम देखें अम्ल के तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक अम्ल है। H2SO4 यह एक अम्ल है। HNO3 यह एक अम्ल है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से CH3COOH यह भी एक अम्ल है। अब कैसे पता चलता है ये एक अम्ल है HCl? अगर HCl को हम तोड़ के देखें तो हाइड्रोजन आयन
प्लस क्लोरीन आयन बनता है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं जलीय विलयन में अपने। इसी प्रकार से H2SO4 को अगर हम तोड़ेंगे तो H प्लस 2H के बनेंगे और SO4 2 माइनस के चार्ज इस पर होंगे। ठीक है, इस तरह से टूटता है। अगर हम बात करते हैं HNO3 की तो इसे तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे 1 चार्ज प्लस NO3 पे 1 माइनस का चार्ज। अगर इसी प्रकार से हम बात करें CH3COOH की बात करते हैं तो CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम अम्ल के बारे में जान सकते हैं। ये हो गई हमारी अम्ल की परिभाषा। स्वाद में ये खट्टे होते हैं अम्ल। ठीक है बच्चों, अगर हम इनका स्वाद देखें तो स्वाद में ये खट्टे होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग की। अपनी दूसरी हेडिंग हमारी क्षार, बेस। दूसरी है क्षार, बेस। ठीक है बच्चों, बेस क्या होते हैं? बेस वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है बच्चों, वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है, क्षार कहलाते हैं। अर्थात दोबारा हम देखें, वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्षार क्या होते हैं? क्षार के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये होते हैं NaOH, ठीक है, और दूसरा है KOH, तीसरा है हमारा NH4OH। अगर हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल को, हमने बताया OH आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर इनके pH मान की बात करें हम, pH मान, तो इनका pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, 7 से अधिक होता है। अगर हम देखें जो 7 से 14 तक हो सकता है इनका pH मान। ठीक है बच्चों, तो जिसका 7 के नजदीक होगा वो कम क्षारीय होगा, जिसका 14 के नजदीक होगा वो अधिक क्षारीय होगा अम्ल। ठीक है, ये स्वादहीन होते हैं, स्वादलेस होते हैं, यानी कि टेस्टलेस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये लाल लिटमस पेपर के बारे में हमने बताया था। लिटमस पेपर को अगर हम देखते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात लाल लिटमस पेपर पर अगर हम क्षार को डालते हैं तो नीला हो जाता है वह पेपर। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो NaOH जो है क्षार है, KOH है, NH4OH है। अगर हम देखते हैं इनकी ये किस प्रकार से OH आयन देते हैं तो NaOH Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है। इस प्रकार से KOH देखते हैं तो पोटेशियम प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अगर इसी प्रकार से NH4OH की बात करें तो NH4 प्लस में टूट जाता है और OH माइनस में टूट जाता है। आपने देखा होगा कि सभी में OH आयन बन रहा है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन त्याग कर रहे हैं ये, अर्थात ये क्षार कहलाते हैं। आए समझे? वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं या देते हैं, वह क्षार कहलाते हैं। हमारा एक पॉइंट छूट गया था अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में हमने डेफिनेशन तो आपके लिए बता दी थी अभी, लेकिन एक पॉइंट नहीं बता पाया था मैं। जो अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होते हैं एसिड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1
सांद्र अम्ल और दूसरे होते हैं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल को कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और तनु अम्ल को कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है बच्चों, ये अम्ल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। मैंने बताया था भी एग्जाम्पल H2SO4। आपने कहीं कहीं अभिक्रिया में देखा होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड इस प्रकार से और H2SO4 लिखा होता है, या फिर DIL डाइल्यूट H2SO4 लिखा होता है रिएक्शन में। तो उसका मतलब है कि ये डाइल्यूट H2SO4 है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो इसका मतलब क्या होता है, सांद्र अम्ल में जो होता है अम्ल की मात्रा, अर्थात अम्ल जो होता है, अम्ल एसिड जो होता है, एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है, मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है एसिड। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर मिनिमम मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में पाया जाता है, तो वह कहलाते हैं सांद्र अम्ल। और वह अम्ल जिसमें वाटर मैक्सिमम यानी कि अधिक मात्रा में और एसिड कम मात्रा में, मिनिमम मात्रा में पाया जाता है, वह कहलाते हैं तनु अम्ल। ठीक है बच्चों, अब अम्ल के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लवण। लवण की बात करते हैं, लवण क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी लवण। अगर हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं लवण यानी कि साल्ट, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। अर्थात कह सकते हैं अम्ल हो गया ये और प्लस क्षार हो गया, तो अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जल मिलेगा हमें और प्लस लवण प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, किस प्रकार से होता है अब हम देख लेते हैं जरा। जैसे मान लीजिए NaOH, ठीक है, और HCl। NaOH क्या है, ये बेस है यानी कि क्षार है। ठीक बच्चों, और HCl क्या है, ये अम्ल है, एसिड है, अम्ल है। ठीक है बच्चों, ये अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो ये NaCl प्लस H2O बनाते हैं। NaCl ये हो गया लवण और H2O जल। हमने देखा था अम्ल की अगर क्षार से क्रिया कराते हैं तो जल बनता है और लवण बनता है। तो इसी प्रकार से हमने अम्ल लिया एक और एक क्षार लिया, एक क्षार लिया और एक अम्ल लिया और इनकी अभिक्रिया कराई तो हमारा लवण और जल की प्राप्ति हुई। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर लवण के एग्जाम्पल की बात करें हम तो NaCl CuSO4, ठीक है बच्चों, और हमारा NH4Cl Na2SO4 NH4Cl ETC, ये सारे हमारे लवण हैं यानी कि लवण के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हुआ अम्ल क्षार लवण के बारे में। अम्ल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अगर क्षार की बात करें, वह यौगिक जो अपने जलीय विलयन में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वह क्षार कहलाते हैं। और तीसरा हुआ हमारा लवण, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीनों मेन चीजें हो गई जो टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं उसके बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग हमारा अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना। अर्थात हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को किस प्रकार से समझा जा सकता है। अम्ल एवं क्षार के
एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझना। किस प्रकार से समझते हैं हम अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म को? इसमें पहली हेडिंग हमारी प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार। इसमें हमारी ये हेडिंग है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार। ठीक है बच्चों। एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार। प्रयोगशाला में अगर अम्ल और क्षार को हम पहचानते हैं तो एक सूचक द्वारा, इंडिकेटर द्वारा पहचानते हैं। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। अम्ल एवं क्षार को अगर प्रयोगशाला में देखें तो एक पैमाना होता है या कोई भी वस्तु होती है जिसे इंडिकेटर कहते हैं हम। ठीक है, एक सूचक होता है, उसके थ्रू हम पहचानते हैं अम्ल एवं क्षार को। ठीक है, तो सूचक क्या होता है? सूचक बताता है कि यह अम्ल है या क्षार है। सूचक कैसे बता देता है ये अम्ल है या क्षार है? वो रंग के आधार पर, गंध के आधार पर, क्रिया के आधार पर ये बताता है कि कोई भी यौगिक अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है वो। तो अब हम बात करते हैं सूचक जो होते हैं, इंडिकेटर। हमने बात करी इसमें इंडिकेटर के थ्रू, इंडिकेटर यानी कि सूचक। आपने देखा होगा आपकी बाइक में, हर कोई चलाना जानता है बाइक, देखी सबने है, इंडिकेटर लगे हुए होते हैं। इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। उनका काम क्या होता है? अगर हमारे लिए राइट में मुड़ना है तो राइट का इंडिकेटर जला देते हैं, तो इससे सूचना मिलती है पीछे वाले को, आगे वाले को कि ये व्यक्ति राइट में मुड़ना चाह रहा है। अगर हमारे लिए लेफ्ट में मुड़ना है तो बता देते हैं, लेफ्ट का जला देते हैं, तो समझ जाते हैं व्यक्ति कि इन्हें लेफ्ट में मुड़ना है। तो ये सूचक होते हैं, यानी कि सूचना देते हैं। इसी प्रकार से सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक का प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो सूचक हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। पहला है हमारा फर्स्ट प्राकृतिक सूचक। दूसरा है हमारा कृत्रिम सूचक। तीसरा है हमारा गंधीय सूचक। अगर हम इन सूचकों की बात करें, ठीक है, तो पहला है हमारा प्राकृतिक सूचक। हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्राकृतिक सूचक, यानी कि प्राकृतिक सूचक को कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं हमारे? जो लिटमस पेपर होता है हमारा, यहां पर देखते हैं हम, लिटमस पेपर जो होता है और एक हल्दी, एक हमारा लिटमस पेपर और एक हल्दी, 2 चीजों का उदाहरण लेते हैं हम इसमें। तो ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। ठीक है, अगर हम लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है बच्चों, और अगर लाल लिटमस पेपर को हम क्षार में डालते हैं, ठीक है, या क्षार को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ये नीले में परिवर्तित कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि अगर लिटमस पेपर है वो लाल है, उस पर क्षार डाल दी जाए तो वो नीला हो जाएगा। अगर नीला लिटमस पेपर है उस पर अम्ल डाल दिया जाए तो लाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी प्रकार से हम हल्दी की बात करें तो हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है, आपने देखा होगा। अगर हम इस पे अम्ल डालते हैं तो ये पीला का पीला ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे। ठीक, अगर हम हल्दी पे क्षार डाल दें तो ये लाल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रेड हो जाता है।
तो इस तरह से हम प्राकृतिक सूचक जो हमारे लिटमस पेपर एक पत्र होता है, लिटमस पत्र होता है, उस पर अगर हम डालते हैं, ये प्राकृतिक चीज है, ये पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। और हल्दी भी एक हमारा खेत में होती है, उगाई जाती है, आप सभी जानते होंगे, खाने के काम आती है, रंग में पीली होती है। इसी प्रकार से हम एक बार और समझ लेते हैं इसे कि प्राकृतिक सूचक का काम क्या होता है। ये प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस और हल्दी। अगर लिटमस पेपर पे अम्ल अगर हम डाल देते हैं तो वो लाल हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर हम क्षार डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। इसी प्रकार से हल्दी है, हल्दी हमारी पीली होती है, अगर उस पर अम्ल डाल दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीली की पीली रहती है। अगर उस पर क्षार डाल देते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये प्राकृतिक सूचक के बारे में आपको समझ में आया। अब हम दूसरा देखते हैं, कृत्रिम सूचक। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा कृत्रिम सूचक आता है, ठीक है बच्चों। दूसरा है हमारा कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ये हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर? इसमें भी दो पदार्थों को लिया जाता है। एग्जाम्पल हम दो ले रहे हैं, पहला है फिनोक्थिलीन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। पहला है फिनोक्थिलीन, PHENOPTHLENE, फिनोक्थिलीन। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है बच्चों। फिनोक्थिलीन है ये, फिनोक्थिलीन, ठीक। ये है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है बच्चों। दो ये हमने पदार्थ ले लिए, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और ये हमारा फिनोक्थिलीन, ठीक है। अब हम अम्ल को और क्षार को अगर इसमें डालते हैं, अम्ल और क्षार, अगर हम फिनोक्थिलीन में अम्ल को डालते हैं तो इसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है, यानी कि गहरा गुलाबी हो जाता है इसका रंग, ठीक है। अगर हम फिनोक्थिलीन में अम्ल को डालते हैं तो इसका रंग जो होता है, फिनोक्थिलीन का रंग जो होता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। अगर फिनोक्थिलीन का विलयन रखा है, ठीक है, फिनोक्थिलीन रखी है, उसमें हम अम्ल डाल देते हैं तो उसका रंग गहरा गुलाबी हो गया, तो हम पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है हमारा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम क्षार डालते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, जैसा होता है वैसा ही रहता है। अगर हम परीक्षण करना हो हमें, ठीक है, तो अगर हमारे पास फिनोक्थिलीन है तो कोई भी यौगिक है अननोन, उसे हमें पहचानना है कि ये अम्ल है या क्षार है, तो हमारे लिए उसमें थोड़ा सा अम्ल, वो उस कंपाउंड जो है उसकी यौगिक यानी कि विलेन जो है उसे डाल देते हैं। अगर उसका रंग गहरा गुलाबी हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये अम्ल है। अगर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ तो हम समझ सकते हैं ये क्षार है हमारा, ठीक है बच्चों। अगर इसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज में अगर हम अम्ल डालते हैं तो ये पीला हो जाता है, ठीक है, पीला हो जाता है इसका कलर। इसका अगर क्षार डालते हैं तो लाल हो जाता है कलर। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज में हम अम्ल को डालते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। अगर मिथाइल ऑरेंज में हम लाल डालते हैं, वो सॉरी क्षार डालते हैं, तो उसका रंग लाल हो जाता है। ये हमारे कृत्रिम सूचक हो गया। तीसरा है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है बच्चों। ये हमारा गंधीय सूचक है। तीसरा हम पढ़ते हैं गंधीय सूचक। गंध के आधार पर हम किस प्रकार से पता लगाते हैं कि अम्ल है या ये क्षार है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि प्याज का रस, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है प्याज का रस। प्याज का रस अगर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम ये लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक है।
बच्चों 2 चीज हमने ले ली, ये हो गया हमारा अम्ल, ये हो गया क्षार, ठीक है। अगर हम प्याज के रस में, ठीक है, अम्ल डालते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है, ठीक, यानी कि तीक्ष्ण गंध प्राप्त होती है। अगर हम प्याज के रस में अम्ल डालते हैं तो हमें गंध जो होती है, स्मेल बहुत तेज प्राप्त होती है। अगर हम प्याज के रस में क्षार को डालते हैं तो हमारे लिए कोई गंध प्राप्त नहीं होती है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से लौंग के तेल में हम देखेंगे तो लौंग के तेल में अगर हम देखते हैं तो अगर अम्ल को डालते हैं हम लौंग के तेल में तो सेम स्मेल अर्थात समान गंध रहती है, समान गंध रहती है, ठीक है। जो जैसी लौंग की तेल की गंध होती है वैसी ही रहेगी। अगर हम क्षार डाल दें लौंग के तेल में तो उसकी गंध समाप्त हो जाएगी, गंध समाप्त अर्थात गंधहीन हो जाएगा, कोई भी स्मेल नहीं आएगी उसमें। लौंग के तेल में अगर हम अम्ल डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसी उसकी गंध है वैसी आती रहती है। अगर हम लौंग के तेल में क्षार डाल देते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से प्याज में अगर हम अम्ल डालते हैं तो उसकी गंध तेज हो जाती है, अगर प्याज में हम क्षार डालते हैं तो उसकी गंध समाप्त हो जाती है, कोई भी गंध नहीं रहती उसमें, ठीक है बच्चों। ये हमारा अम्ल क्षार एवं अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म को समझने के बारे में पहला ए हेडिंग हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बातें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।